नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक पंजाबी टाइप के ट्रैक की मास्टरिंग करना सिखाऊंगा। मेरे पास काफी टाइम से मास्टरिंग का ट्यूटोरियल बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ चीजों में बिजी चल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने मास्टरिंग का ट्यूटोरियल नहीं बना पाया। और अब मैंने सोचा कि एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आइसोटोप का ओजोन 10 रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो उसका यूज करते हुए मैं आप लोगों के लिए एक मास्टरिंग का ट्यूटोरियल बनाऊं। हालांकि ओजोन 10 में जो नए फीचर्स आए हैं, मैंने उन फीचर्स का यूज इस मास्टरिंग के ट्यूटोरियल में नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके लिए बेसिक मास्टरिंग की जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो बनाना चाहता था। इसमें मैंने जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनका ही यूज किया है। तो आपके लिए ये वीडियो एक बेसिक नॉलेज वाली रहने वाली है, और यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेटली -7.8 LUFS अचीव करी है, तो आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सॉन्ग में ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी हो, लाउडनेस हो। तो जनरली हमारे सॉन्ग्स में वो एरिया कोरस वाला सेक्शन रहता है, तो मैंने उसको लूप कर लिया है। अब मैं एक बार आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये एरिया मैंने लूप करने के बाद मैं ऑप्शन पर जा रहा हूँ, ऑडियो सेटिंग पर। आपकी बफर लेंथ आप जितनी ज्यादा कर सकते हो वो आप कर लेना, इससे आपको क्वालिटी अच्छी सुनाई देगी। और रीसैम्पलिंग क्वालिटी भी आप हाई क्वालिटी में जितना आप कर सकते हो उतनी कर लेना। हाई क्वालिटी में आप जितना ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा आपके सीपीयू पर लोड बढ़ेगा। मैंने फिलहाल 64 पॉइंट सिंक कर रखा है, मेरे लिए सफिशिएंट है। और मैंने यहाँ पर एक LUFS मीटर का यूज और किया है, जो परमानेंट आपको दिखाता रहेगा कि पर्टिकुलर टाइम पर मेरी LUFS वैल्यू कितनी आ रही थी। तो अभी यहाँ पर जो आप इसकी पीक देख रहे हो वो -7 पर आ रही है लगभग। तो मैं 3 dB और कम करना चाह रहा हूँ। मैं -10 dB पर इसकी पीक चाह रहा हूँ। हालांकि -6 से -10 के बीच में जो भी आ रही है आपकी पीक वो बढ़िया है। मैं -10 पर चाहता हूँ। LUFS वैल्यू के बारे में मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। आप इंटीग्रेटेड LUFS वैल्यू कभी भी देख सकते हो कि कैसी आ रही है। मैं अभी थोड़ा सा बेस का जो साउंड है ना वो बढ़ाना चाह रहा हूं इसका। हल्का सा मैंने बेस का साउंड बढ़ाया है। यहाँ पर ओजोन 10 में आपको टोनल कर्व भी देखने को मिलता है, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। आप चाहो तो स्पैन का यूज कर सकते हो। मैंने स्पैन का यूज करके टोनल बैलेंसिंग करना आपको बताया हुआ है, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैंने टोनल बैलेंस 2, जो कि आइसोटोप का एक पेड सॉफ्टवेयर है, उसका भी यूज करके आपको टोनल बैलेंसिंग करना बताया हुआ है। तो इन दोनों में से आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप टोनल बैलेंसिंग कर सकते हो। अब मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ अभी मेरी शेप क्या आ रही है। तो आप देखो कि लगभग जो शेप है वो प्रॉपर आ रही है, बस बेस में है वो डायनामिक्स ज्यादा है, तो बीच बीच में वो गिर रहा है। तो मैं यहाँ पर लो बैंड में कंप्रेशन कर दूंगा वो। तो सबसे पहले मैं जो आ रहा हूँ वो हमारे डायनामिक्स पर आ रहा हूँ। मैं 4 बैंड बना ले रहा हूँ यहाँ पर। और पहले बैंड की जो रेंज है मैं रखने वाला हूँ 150 हर्ट्ज तक। दूसरे बैंड की जो रेंज है मैं 1000 हर्ट्ज तक रखने वाला हूँ। और तीसरे बैंड की मैं 8000 हर्ट्ज तक रखने वाला हूँ। और मैं फोर्थ बैंड में डालने वाला हूँ। तो अभी हम आ जाते हैं लो बैंड पर, और मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड को सेट करूंगा, और फिर थ्रेशोल्ड के बाद मैं इसकी जो लाउडनेस है उसको बढ़ाऊंगा यहाँ से। आप गेन रिडक्शन जो हो रहा है उसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो इस ऑप्शन पर जाके। तो -5 से नीचे ज्यादा नहीं आप गेन रिडक्शन करना, मैं ये कहूंगा। कहीं भी आप करते हो -3, 4, 5, इससे ऊपर 5 से ऊपर मत करो गेन रिडक्शन, अदरवाइज आपकी वॉल्यूम बैलेंसिंग में गड़बड़ है, आप ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा रेशो बढ़ाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 3 का कर दिया मैं रेशो। और थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मैं 28 पर कर देता हूँ।
आप चाहो तो सोलो करके भी सुन सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी आप डिसीजन मास्टरिंग में ले रहे हो उनको पूरे बैंड के साथ सुनते हुए, सारे बैंड्स के साथ सुनते हुए डिसीजन लेना। एक बार हम टोनल बैलेंस कर्व को भी देखते हैं। यहाँ पर मैं जो किक वाला साउंड है थोड़ा सा उसमें अभी ट्विक करना चाह रहा हूँ और उसको और प्रॉपर बनाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा किक में मैं एक्साइटमेंट डालना चाह रहा हूँ, तो मैं बढ़ा देता हूँ इसमें लेवल्स एक्साइटर का यूज करके। तो ये सफिशिएंट है। अब मैं दोबारा ओजोन 10 को ओपन कर लेता हूं और इस पर मैं वर्क करना चालू करता हूं। तो एक बार अब मैं दोबारा आता हूं और देखता हूं अभी हमारी थ्रेशोल्ड कितनी आ रही है। थ्रेशोल्ड मैंने अभी इसकी कम कर दी है। अभी थोड़ी सी थ्रेशोल्ड कम करने के बाद जो आउटपुट है वो स्टेबल आ रहा है। एक बात और है, बेस में अगर आप देखो तो जो यहाँ पर रेंज गिर रही है वो बेस बिल्कुल खाली हो रहा है, इस वजह से गिर रही है ना। तो बीच बीच में बेस बिल्कुल खाली हो रहा है, इस वजह से गिर रही है। तो आप उस चीज को भरोगे ना तो वहां पर साउंड ही नहीं है, फिर भी आप डायनेमिक रेंज को कंप्रेस करोगे तो आप ओवर कंप्रेशन कर जाओगे। तो आपका बस आप देख लो कि जब आपका बेस आ रहा है तब आपका जो टोनल कर्व है वो फॉलो हो रहा है, तब भी आपका काम बन रहा है ना। तो मेरा जो बेस आ रहा है तब आपका टोनल बैलेंसिंग वाला कर्व है वो फॉलो हो रहा है। तो सफिशिएंट है और इसलिए हम ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं इसमें 28 ही दोबारा करता हूँ और बाकी तो सब चीज़ें सही हैं। और मैं नी की वैल्यू मैं कम करना चाह रहा हूँ, मैं 5 करना चाह रहा हूँ नी की वैल्यू। ये मैंने कर लिया है। थोड़ा सा मैंने अटैक की वैल्यू बढ़ा दी है। अब आप चाहो तो इसमें लिमिटर का यूज कर सकते हो। मैं लिमिटर का यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, या कर लेता हूँ, बेस में कर लेता हूँ। तो मैं एक बार बेस में लिमिटर का यूज करके देखता हूँ। बेस में लिमिटर का यूज करके मैंने डायनेमिक रेंज को बिल्कुल लिमिट कर दिया है। इससे ऊपर डायनेमिक रेंज निकल ही नहीं सकती है। अब मैं आ रहा हूं हमारा जो मिड बैंड के बाद जो मिड हाई वाला बैंड है उस पर। वहां पर भी मैं थोड़ा सा कंप्रेशन करना चाह रहा हूं क्योंकि वो भी टोनल बैलेंस से बाहर निकल रहा है। अब मैं ये जो मिड बैंड है यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रेशन करना चाह रहा हूँ। मैं मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चारों बैंड की जो डायनेमिक रेंज है उसको मैं अलग अलग कंट्रोल कर सकता हूँ इसकी मदद से।
बार बार सुनना है आपको, ये भी कहूंगा मैं, एक ही सेशन से सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही सेशन में हमारी चीजें हो जाएं प्रॉपर, लेकिन मिक्सिंग मास्टरिंग एक सेशन की बात नहीं है। अब हम हाइस पर आते हैं। अटैक की वैल्यू अगर आपने बिल्कुल कम कर दी तो आपकी जो ट्रांजिएंट है ना सॉन्ग के, वो खत्म हो जाएंगे। और रिलीज की वैल्यू अगर आपने कम कर दी तो जो लाउडनेस है ना वो बढ़ के आने लगेगी। तो अगर आपको लाउडनेस कम करनी है सॉन्ग की तो आप रिलीज की वैल्यू बढ़ा देना, और अटैक मतलब ट्रांजिएंट अगर दब रहे हैं तो अटैक की वैल्यू बढ़ा देना। तो मैं अभी यहाँ पर 70 कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 1K से 8K तक का एरिया है ना, ये मेन होता है एरिया, मतलब 3,000 से लेकर 8,000 या 5,000 तक की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हमको कानों पर सबसे तेज सुनाई देती है, सबसे अच्छे तरीके से सुनाई देती है। तो मेन होता है वहां पर आपको क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने थोड़ा सा लिमिट किया है जो मिड बैंड है उसको, मैं इसको मिड बैंड बोल रहा हूँ। ये मिड हाई है और ये हाई बैंड है और ये लो बैंड है, तो मैं इसको लो मिड भी बोल सकता हूँ और इसको मिड हाई बैंड और ये हाई बैंड। अभी जो अटैक और रेशो वाली वैल्यू है ये मैं सुनकर ही पता कर पा रहा हूँ कि मेरे को क्या रखनी है। और आपको मैं ये कहूँगा कि यार ट्वीक करके देखो, और जो वैल्यू आपको मैंने अभी बताया अटैक और रिलीज का वर्क बताया। और नी क्या करता है मैं आपको ये बता दूं कि नी जो कंप्रेशन की वैल्यू है जो अप्लाई होती है, अगर नी की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो जैसे 2:1 का मैंने अगर कंप्रेशन अप्लाई करना चाहा तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा 2:1। और अगर मैंने नी की वैल्यू ज़्यादा करी है तो धीरे धीरे पहले जैसे थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है तो सबसे पहले 1:1 का, 1.2:1 का, फिर 1.5:1 का, फिर 2:1 का, इस तरीके से अप्लाई होता है। तो अगर कहीं पर डायनेमिक रेंज आपको बिल्कुल कंट्रोल करनी है तो आप नी वैल्यू को 0 कर देना वहां पर।
तो अभी मेरे को बढ़िया लग रहा है ये आउटपुट। और अब हम आते हैं एक्साइटर पर, और यहाँ पर एक्साइटर का मैं मल्टी बैंड एक्साइटर का यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ट्यूब वाले को यूज़ करके थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के देखता हूँ। आप यहाँ पर अलग अलग एक्साइटर को यूज़ करके देख सकते हो। एनालॉग, तो ये अभी टेप वाले पर मेरे को ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अलग अलग एक्साइटर के ये जो मॉड्यूल हैं ये अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। इनके लिए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। जैसे टेप है वो ज़्यादा वर्क करता है हाइस पर, तो उस हिसाब से वर्क कर रहा है। मैं एक बार वार्म वाला देखता हूँ करके। और क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो ओवर सैम्पलिंग को आप एक्टिवेट कर दीजिए। और मैं 80% मिक्स करना चाह रहा हूँ इसको। तो ये मेरे को बढ़िया लग रहा है। अभी मैं आता हूँ इमेजर पर। आप देखोगे मैंने अभी पुराने मॉड्यूल ही यूज़ किए हैं यहाँ पर, तो मैं प्रोजेक्ट को सेव भी कर देता हूँ जल्दी से। अब हम आते हैं यहाँ पर। ये मॉड्यूल थोड़ा सा नया लग रहा है मेरे को देखने में। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं, वाइडेंस और नैरो, तो ये थोड़ा सा मॉड्यूल मेरे को नया लग रहा है। लेकिन हमारा मेन जो फोकस है ना, जो लो बैंड है उसकी स्टीरियो बिट को कम करना है। तो लो बैंड मेरा 150 पर है, और वही मैं 800 तक की अभी सेकेंड बैंड रखना चाह रहा हूँ रेंज, और 8000 तक की मैं थर्ड बैंड की रेंज रखना चाह रहा हूँ। तो अभी लो बैंड पर आ जाते हैं। अब मैं इससे जो लो बैंड की स्टीरियो विड्थ है उसको कम करता हूँ। अब ये लो मिड बैंड है, इसकी भी मैं स्टीरियो विड्थ को थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ। तो ओवरऑल सॉन्ग की स्टीरियो विड्थ है वो देख रहे हैं हम, वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। आप ये ध्यान रखना कि अगर आपकी जो स्टीरियो विड्थ है वो +1 आ रही है, इसका मतलब आपका सॉन्ग बिल्कुल मोनो में जा रहा है। तो मोनो वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनमें तो अच्छा सुनाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टीरियो विड्थ को भी खो रहे हो। और अगर आपका 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो मतलब आपको स्टीरियो विड्थ अच्छी मिल रही है। आप कोशिश कीजिए जो लो बैंड है ना वो आपका +1 तक आए, मतलब मोनो आए, और बाकी आपके जो बैंड है ना वो धीरे धीरे 0 की तरफ शिफ्ट होते रहें। ये वाला थोड़ा सा +1 से इधर 0 की तरफ आए, और ये वाला उससे ज़्यादा 0 की तरफ आए, और ये वाला आप 0 की तरफ पूरा हाई बैंड को रख सकते हो। लेकिन 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, आप ध्यान रखना। अगर सॉन्ग प्ले हो रहा है और 0 से नीचे जा रहा है तो आपका फेसिंग का इशू आ रहा है। कभी कभी जा रहा है नीचे तो भी चलता है ना, लेकिन परमानेंट जा रहा है, परमानेंट मतलब ऑफन आधे से ज़्यादा बार जा रहा है, तो आपकी लाउडनेस वहाँ पर कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। जब आप कोई मोनो स्पीकर में उसको प्ले करोगे फेसिंग का इशू आएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे साउंड। अभी मैं जाता हूँ विंटेज लिमिटर पर, और विंटेज लिमिटर में मैं मॉडर्न पर जाता हूँ। अभी आप ध्यान देखना कि मैं किस तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ। मैं थ्रेशोल्ड और सीलिंग को बराबर कर दिया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इस वाले मार्क को एक्टिवेट कर देता हूँ। मैं इनको ऊपर नीचे करूंगा तो एक साथ ऊपर नीचे होंगे। अब आपको साउंड को सुनना है ना। जैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम लगने लगी वहां पर ही आपको रुक जाना है, उससे आप नीचे थ्रेशोल्ड नहीं कर सकते हो। तो अभी मेरे को यहाँ पर -16.5 पर वो सही लग रहा है, -17 पे भी सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं रुक गया हूँ। अब मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ इस मार्क को। अब मैं सीलिंग और थ्रेशोल्ड को फ्रीली मूव कर सकता हूँ। और ये कैरेक्टर है, ये अटैक और रिलीज की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो।
अब मैं जो सीलिंग देना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो -6 की देना चाह रहा हूँ। तो अभी मेरा जो आउटपुट पहले -10 पर था वो -6 पर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं मैक्सिमाइजर का यूज करूंगा। अब आप ये कह सकते हो कि यार ये जो सीलिंग वाला वर्क किया था ये लिमिटर का यहाँ पर यूज किया था, आप मैक्सिमाइजर में भी कर सकते थे। तो देखो, दो लिमिटर्स का, मैक्सिमाइजर भी एक टाइप का लिमिटर है, दो लिमिटर का यूज करने का इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर दोनों से थोड़ा थोड़ा कंप्रेशन होगा, है ना, लिमिट होगा साउंड। एक ही से करोगे तो आपका साउंड है ना वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो अभी हम दोबारा यहाँ पर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इनको मैं लिंक कर देता हूँ। अब मैक्सिमाइजर में मैं सेट करता हूं वैल्यू को। यहाँ पर आपको IRC मॉड्यूल मिलते हैं, आप इनको सेलेक्ट करके देख लीजिए और जिस पर भी आपका बढ़िया बैठ रहा है आप वो मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। ये IRC मॉड्यूल के बारे में आप लोग नहीं समझते होंगे कि ये क्या काम करता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रिलीज की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। अलग अलग यहाँ पर रिलीज की वैल्यू को कंट्रोल करने के तरीके हैं। तो इसको फुल नाम, अगर आप इस पर माउस ले जा रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा, इंटेलिजेंट रिलीज कंट्रोल। तो ये इनके मॉड्यूल हैं। IRC4 इनका लेटेस्ट है। तो आपको जहां भी रिलीज की वैल्यू अच्छी सुनाई दे रही है आप वो रख सकते हो। तो मैं अभी पंपिंग पर इसको करता हूँ। तो अभी आप देखो तो -6 तक यहाँ पर हमारा आउटपुट पहुंच चुका है और इंटीग्रेटेड LUFS -15.2 पहुंच चुकी है। मैं इसको अभी 0 भी कर सकता हूं। अभी ये रीसेट हो गया है क्योंकि पुराने आउटपुट को भी कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा होगा इंटीग्रेटेड LUFS। अब मैं यहाँ पर जो लिंक है इसको हटा दे रहा हूँ और सीलिंग की वैल्यू है वो -0.3 कर दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप के आपके प्लेयर्स होते हैं या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो जब आप कन्वर्ट करते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे वेव से आप MP3 में कन्वर्ट करते हो, तो वहाँ पर सीलिंग है ना, अगर आपकी बिल्कुल 0 हो रही है ना तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन बन जाएगा। हाई क्वालिटी से अगर आप लो क्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो अगर आपकी सीलिंग बिल्कुल 0 है तो डिस्टॉर्शन बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सीलिंग एटलीस्ट -0.3 की तो रखता हूँ। आप -1 तक की भी रख सकते हो, लेकिन उससे लाउडनेस भी कम होती है, बात ध्यान रखना आप। अभी मैं ट्रू पिक को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। तो कोई भी पिक ऐसी है जो इससे ऊपर निकल रही है वो क्रैश हो जाएगी, वो कट जाएगी, लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर ट्रांजिएंट एम्फेसिस पर भी है। अगर आपका ट्रांजिएंट दब गए हैं प्रोसेसिंग के दौरान तो आप उनको प्रिजर्व कर सकते हो, शार्पनेस रख सकते हो। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ 30%, और ये स्टीरियो इंडिपेंडेंस है। आप ट्रांजिएंट को कंट्रोल करना चाह रहे हो, थ्रेशोल्ड को, ये भी लिंक है एक दूसरे के से, तो आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। आप इन्हें अप डाउन करके देख लो, थोड़ा सा आपको डिफरेंस सुनाई देगा बस।
मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपने जो लिमिटर के अंदर 3 मॉड्यूल देखे हैं, एनालॉग, ट्यूब और मॉडर्न, तो मॉडर्न में थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा आती है, इसलिए मैंने ये मॉड्यूल सेलेक्ट किया था। और मैं यहाँ पर -17 की वाली थ्रेशोल्ड करके देखना और चाह रहा हूँ कि वहां पर ज्यादा ऐसा तो नहीं है डिस्टॉर्टेड साउंड सुनाई दे रहा है। मैक्सिमाइजर के अंदर आपको सॉफ्ट क्लिप का ऑप्शन और जोड़ा हुआ मिल रहा है ओजोन 10 के अंदर, लेकिन क्योंकि ये ओजोन 9 में नहीं है इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो अभी हमारी LUFS वैल्यू जो आ रही है -8.1 आ रही है। अब आपको करना क्या है कि आपके सॉन्ग में जो अलग अलग हिस्से हैं आप एक बार उनको सुन के देख लीजिए किस तरीके का आपका साउंड आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैं अभी एक काम करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्साइटर है इसमें मैं टेप वाला मॉड्यूल लगा के जो अमाउंट है उसको 2 करता हूँ। आप सुन के देखते हैं। जो थ्रेशोल्ड है मैं उसको -16.5 करना चाह रहा हूँ। तो अब मेरे को जो लाउडनेस है वो प्रॉपर सुनाई दे रही है। तो आप देखोगे तो मैंने कौन कौन से मॉड्यूल्स का यूज किया है, डायनेमिक्स, एक्साइटर, इमेजर, विंटेज लिमिटर और मैक्सिमाइजर, इनका यूज किया है और उसके बाद ही मेरे को आउटपुट सुनाई दे रहा है। अभी मेरी LUFS -7.8 पहुंच चुकी है जो कि सफिशिएंट है अगर आप बॉलीवुड टाइप का म्यूजिक बना रहे हो उनके लिए। तो यही था पूरा ट्यूटोरियल मास्टरिंग का। आई होप आपको काफी नॉलेज मिली होगी। अब एक बात और मैं बताऊंगा आपको, एक्सपोर्ट करते टाइम जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर जो रीसैम्पलिंग क्वालिटी है आप उसको 512 कर देना, हाईएस्ट क्वालिटी होती है। और डी थ्रिंग का आपने अगर यहाँ पर एक्टिवेट कर रखा है तो ओजोन के अंदर जो ये जो डी थ्रिंग वाला ऑप्शन है इसको आप डीएक्टिवेट कर देना। मैं FL Studio की डी थ्रिंग को यूज करता हूँ। आप कोई भी जो भी आपको सही लगता है इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, आपको ये ध्यान रखना। और एक बात और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने 16 बिट के सैंपल्स को यूज किया है और 16 बिट का ही आप आउटपुट निकाल रहे हो तब आप डी थ्रिंग को डीएक्टिवेट कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम जो क्वालिटी के सैंपल्स लिए हैं तो और फिर आप डी थ्रिंग को एक्टिवेट कर दो। आपने अगर 24 बिट के सैंपल को यूज किया और अगर आप लोएस्ट क्वालिटी में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, लो क्वालिटी में, लोअर क्वालिटी में अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप डी थ्रिंग को एक्टिवेट कर देना। आपको वहां पर डी थ्रिंग का यूज है, लेकिन सेम क्वालिटी में अगर आप कर रहे हो तो यूज नहीं है। अभी जो आपको आउटपुट सुनाई दे रहा है और जो एक्सपोर्ट होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसकी क्वालिटी थोड़ा सा अभी वाले आउटपुट से बेहतर होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं ऑडियो सेटिंग पर जाऊं तो यहाँ पर आपको रीसैम्पलिंग क्वालिटी 64 दे रखी है, लेकिन मैं आउटपुट जो निकाल रहा हूँ वो 512 पॉइंट पर निकाल रहा हूँ। तो अभी जो आउटपुट है और जो एक्सपोर्ट होने के बाद आएगा, एक्सपोर्ट होने वाले आउटपुट की क्वालिटी इससे बेहतर होगी। तो ये था पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं एक बार आपको ये एक्सपोर्ट करके और सुना देता हूँ कि कैसा आउटपुट आ रहा है, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो अभी आपको अंदाजा पड़ गया होगा कि किस तरीके का आउटपुट हमारा बनकर आया है। जो आउटपुट मैं आपको FL Studio के अंदर सुना रहा हूँ उससे बेहतर क्वालिटी का ही आउटपुट आपका बन के आया है, क्योंकि वो रीसैम्पलिंग क्वालिटी का डिफरेंस था। तो आई होप आपको काफी सारी नॉलेज मिली होगी और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।